हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आप सभी कैसे हैं फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि कोरोना का फिर से अटैक इतना ज़्यादा हमारे देश में हो गया, जिसकी वजह से जो है अभी बहुत सारे एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया है। हमारे यूजीसी नेट का एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो चुका है और जैसे ही इसका डेट आएगा मैं आपको जो है इंफॉर्मेशन आपको मैं दे दूँगी। इसलिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि मेरे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक मेरी जानकारी पहुंच सके फ्रेंड्स। इसलिए मैं बोल रही हूं ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे चैनल जियो एजुकेशन गुरु को सब्सक्राइब करें और मैं आपको यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कराती हूँ। और ये मास्टर वीडियो है फ्रेंड रिसर्च पेपर का, क्योंकि इसमें रिसर्च के ऐसे क्वेश्चन 50 क्वेश्चन हैं जो आपके यूजीसी नेट में आएंगे ही आएंगे और पक्का है 5 नंबर आपका अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं। इस 50 क्वेश्चंस को, ये 50 क्वेश्चन सेलेक्टेड मैंने किया है जो प्रीवियस ईयर में जिन क्वेश्चंस को पूछा जाता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन उसको बदल के ऐसे क्वेश्चंस को मैंने इसमें करवाया है और मैंने बहुत मेहनत किया है फ्रेंड्स आपके लिए। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड तक फ्रेंड्स। तो थैंक यू फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका बिल्कुल भी मैं समय बर्बाद नहीं करूँगी, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं यूजीसी नेट 2021 के लिए पेपर 1 रिसर्च पेपर के ही सिर्फ रिसर्च के क्वेश्चन इसमें हैं। देखिए बोल रहा है कि ऐसे अध्ययन को जिसमें शोधकर्ता को प्रायोगिक और प्लेसिबो समूह की पहचान की जानकारी नहीं होती है उसको कहा जाता है। तो क्या कहा जाएगा, ब्लाइंड, डबल ब्लाइंड, पैनल या कोहॉर्ट। तो क्या होगा फ्रेंड्स, ऐसे अध्ययन को शोधकर्ता को प्रायोगिक और प्लेसिबो समूह की पहचान की जानकारी नहीं होती है तो इसको क्या कहेंगे, डबल ब्लाइंड कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, डबल ब्लाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक आसान अभिवृत्तिक स्केल जो एक समाकलित कोटि निर्धारण स्केल होता है क्या कहलाता है। तो सर्वाधिक आसान अभिवृत्तिक स्केल, ठीक है, जो समाकलित कोटि निर्धारण स्केल होता है यानी समेटेड रेटिंग होता है। तो इसका गटमैन स्केल होगा, लिकर्ट स्केल होगा, थर्स्टन होगा या MLA स्केल होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, तो इसका हो जाएगा बी, लीकर्ट स्केल होगा। क्या होगा, लीकर्ट स्केल। नेक्स्ट देखते हैं, मात्रात्मक शोध को डैश भी कहा जाता है। मात्रात्मक शोध को क्या कहते हैं, यानी मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव को क्या कहते हैं, निर्जातीय उपागम, असंरक्षित उपागम, वर्णात्मक उपागम या संरक्षित उपागम। तो देखिए इसका जो होगा वो होगा संरक्षित उपागम यानी स्ट्रक्चर अप्रोच। क्या कहेंगे इसको, स्ट्रक्चर अप्रोच कहेंगे। नेक्स्ट है वह अवधारणात्मक रूपरेखा जिसमें शोध आयोजित किया जाता है। अगर बोल रहा है कि शोध को क्या किया जाता है, आयोजित किया जाता है, तो क्या कहलाएगा, शोध का सारांश, शोध अभिकल्प, शोध परिकल्पना, शोध प्रतिमान। तो क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, इसका होगा शोध अभिकल्प। ठीक है, तो शोध अभिकल्प में क्या होता है, ये अवधारणात्मक रूपरेखा है और इसलिए इसको शोध अभिकल्प कहा जाता है। वो अवधारणात्मक रूपरेखा जिसमें शोध आयोजित किया जाता है तो शोध अभिकल्प कहलाएगा, आयोजित किया जाएगा। सहसंबंध विश्लेषण की मुख्य विशेषता क्या प्राप्त करना है, चरों के बीच अंतर, चरों के बीच भिन्नताएं, चरों के बीच साहचर्य या चरों के बीच प्रतिगमन। तो फ्रेंड्स इसका देख ही रहे हैं आप, सी हो जाएगा, चरों के बीच साहचर्य। सहसंबंध विश्लेषण की मुख्य विशेषता है चरों के बीच साहचर्य। ठीक है, वह समय सीमा जिसमें एक अध्ययन एक स्थिति या समस्या की छानबीन करता है। ठीक है, क्या कहलाएगा, संदर्भ अवधि, आयु, अनुदैर्ध्य या विगत काल। तो इसका हो जाएगा संदर्भ अवधि। ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स। वह समय सीमा जिसमें एक अध्ययन एक स्थिति या समस्या की छानबीन करता है वो संदर्भ अवधि कहलाते हैं। UAY का पूर्ण रूप क्या है, तो देखिए ये क्वेश्चन इसका क्या होगा, उच्चतर आविष्कार योजना। ठीक है, तो ये पूछ चुका है और फ्रेंड्स ये जो है कब आया था, 6 अक्टूबर 2015 को आया था। ये पूछ सकता है आपको।
सामाजिक विज्ञान में शोध को बढ़ावा देने के लिए किसे लाया गया? तो देखिए सामाजिक विज्ञान में शोध को बढ़ावा देने के लिए जो है किसे लाया गया है? इम्प्रेस को। किसको लाया गया है? इम्प्रेस, जिसको बोलते हैं इम्पैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंस। और ये किसने दिया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको कहते हैं। और ये अगस्त 2018 में आया था। एंड जो सॉरी फ्रेंड्स, ये जो है 2018 से 2021 तक के लिए, हाँ 2018 में आया था एंड 21 तक जो है इसमें टोटल निवेश 414 करोड़ रुपए था। ठीक है। शोध में आईसीटी के गलत प्रयोग का उदाहरण है। तो आईसीटी का गलत प्रयोग का उदाहरण क्या होगा? शोधकर्ता की ओर से तकनीकी चूक, आईसीटी संसाधनों का अपर्याप्त प्रावधान, शोध नैतिकता का उल्लंघन, आईसीटी संसाधनों की तकनीकी विशेषता का अभाव। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? तो इसका देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, आईसीटी संसाधनों की तकनीकी विशेषता का अभाव। ठीक है, इसका डी होगा। यानी शोध में आईसीटी के गलत प्रयोग का उदाहरण क्या है? क्योंकि ये देखिए शोधकर्ता की ओर से तकनीकी चूक, ठीक है, ये गलत प्रयोग का उदाहरण नहीं है। आईसीटी संसाधनों का अपर्याप्त प्रावधान, शोध नैतिकता का उल्लंघन, आईसीटी संसाधन की तकनीकी विशेषता का अभाव, ये गलत होगा। ठीक है। शोध में विश्वसनीयता मापन प्रक्रिया की वह गुणवत्ता है जो क्या प्रदान करती है? तो अपरिपक्वता और परिशुद्धता, समयनिष्ठा और परिशुद्धता, गति और आवृत्ति परकता। तो फ्रेंड्स इसका जो होगा ये होगा आवृत्ति परकता और परिशुद्धता। शोध में विश्वसनीयता मापन प्रक्रिया की वह गुणवत्ता है जो प्रदान करती है आवृत्ति परकता और क्या? परिशुद्धता को। प्रायोगिक अध्ययन, जिसको पायलट स्टडी को किस अन्य रूप में जाना जाता है? तो देखिए पायलट स्टडी को या प्रायोगिक अध्ययन का दूसरा नाम क्या है? वर्णनात्मक व्यवहार्यता अध्ययन, सहसंबंध अध्ययन या व्याख्यात्मक अध्ययन। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। प्रायोगिक अध्ययन या पायलट स्टडी को हम लोग व्यवहार्यता अध्ययन के रूप में जानते हैं। निम्नलिखित में से शोध के लिए किस प्रकार में शिक्षण संबंधी सक्षमता के संवर्धन की संभाव्यता होती है? तो देखिए जिसमें बोल रहा है ऐसा कौन सा शोध है जिसमें आपका टीचिंग, ठीक है, टीचिंग यानी शिक्षण संबंधी सक्षमता के संवर्धन, यानी उसमें क्या होगा? वृद्धि होगा, संवर्धन की संभाव्यता होती है। मौलिक शोध में होगा, व्यवहारिक शोध, प्रभाव आकलन शोध, क्रियात्मक शोध। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका जो होगा वो क्रियात्मक शोध होगा। क्रियात्मक शोध में जो है संवर्धन का तो बिल्कुल आपको रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह शोध जिसमें पुरुष और महिला के बीच सामाजिक असमानता पर जोर दिया जाता है, क्या कहलाएगा? तो देखिए इस क्वेश्चन को नाम भी दे सकता है कि किसी पुरुष का दे दिया, किसी महिला को दे दिया, इस तरह से आपको घुमा के पूछ सकता है। तो वह शोध जिसमें पुरुष और महिला के बीच सामाजिक असमानता का जब बात करेगा, असमानता रहेगा, और देख लीजिए आप पुरुष और महिला है तो क्या हो जाएगा? कैसा शोध होगा? तुलनात्मक शोध होगा, अनुदैर्ध्य शोध होगा, क्रियात्मक शोध या नारीवादी शोध? तो ऑब्वियसली क्या होगा फ्रेंड्स? नारीवादी शोध, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फेमिनिस्टिक रिसर्च। हिंदी आई नो कि हिंदी के साथ साथ कुछ इंग्लिश के टर्म भी आपको याद रहने चाहिए। देखिए जो हिंदी मीडियम से देते हैं उनको पता होगा कि हिंदी काफ़ी कठिन रहता है, हिंदी में बहुत कठिन कठिन शब्द दे दिए जाते हैं, और आप जो है उसकी जगह इंग्लिश को भी जरूर मतलब दोनों को लेके चले। निम्नलिखित अनुसंधान विधियों में से एक एम्पिरिको आगमनात्मक प्रतिमान कार्यत है। तो आप जानते हैं यहाँ इंडक्टिव का बात कर रहा है। तो देखिए निर्वंश विज्ञान जांच, केस स्टडी, घटनोत्तर अनुसंधान विधि, वर्णनात्मक विधि या प्रयोग विधि, कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पहले हमको देखना क्या है, तो इसका कूट दिया है वह है, देखिए आप देख पा रहे हो, तो इसमें क्या हो जाएगा? सी होगा, यानी ए, बी और डी। तो देखिए ए में क्या है? नृवंश विज्ञान। तो हम इंडक्टिव जो होगा वो हमेशा क्या होता है? गुणात्मक, क्वालिटेटिव होता है। तो यहाँ क्वालिटेटिव कौन कौन सा है? तो नृवंश विज्ञान जो है ये क्वालिटेटिव है, केस स्टडी क्वालिटेटिव है, एंड वर्णनात्मक विधि ये क्वालिटेटिव है। नृवंश विज्ञान, केस स्टडी एंड वर्णनात्मक ये गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव है। लेकिन घटनोत्तर अनुसंधान जो है और प्रायोगिक विधि जो है ये क्या है? क्वांटिटेटिव है। तो ये इंडक्टिव नहीं होगा, क्वांटिटेटिव क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अगर क्वांटिटेटिव है तो ये हो जाएगा आपका डिडक्टिव हो जाएगा। ठीक है,
प्रदत्त संकलन के दौरान दो बिंदुओं के बीच उत्तरदाताओं की अभिवृत्तियों में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? प्रदत्त संकलन के बीच, ठीक है, यहाँ डाटा का बात हो रहा है। डाटा के बाद तो यहाँ बोला है क्या होगा, प्रतिक्रियात्मक प्रभाव, रिफ्लेक्टिव इफेक्ट होगा, परिपक्वता प्रभाव, प्रतिगमन प्रभाव जिसको रिग्रेशन इफेक्ट कहते हैं, या अनुकूलन प्रभाव या कंडीशनिंग इफेक्ट। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो बिल्कुल देख रहे हैं आप, इसका जो होगा वो होगा सी, यानी प्रतिगमन प्रभाव। प्रदत्त संकलन के दौरान दो बिंदुओं के बीच उत्तरदाताओं की अभिवृत्तियों में परिवर्तन, अगर परिवर्तन हो जाता है अभिवृत्ति में, तो उसको हम रिग्रेशन इफेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? रिग्रेशन इफेक्ट। शोध डिज़ाइन शोध में किन विशेषताओं से विशेष रूप से संबंधित है? तो शोध डिज़ाइन शोध किन विशेषता, पहला तो प्रतिदर्श चयन, योजना का निर्माण, डेटा संग्रह को टूल के बारे में निर्णय लेना, परिकल्पना निर्माण एंड पुच्छ अनुचित का चयन करना। इसका देखिए कूट दिया हुआ है, इस प्रकार कूट दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा इसका जो होगा, बी हो जाएगा, यानी प्रतिदर्श चयन, योजना का निर्माण, पहले होगा प्रतिदर्श चयन, फिर होगा योजना का निर्माण, होगा डेटा संग्रह के टूल के बारे में निर्णय लेना। ये शोध डिज़ाइन में ये विशेषता होनी चाहिए। पहले कोई भी प्रतिदर्श का चयन करना, फिर योजना बनाएगा, फिर डेटा संग्रह के टूल के बारे में कौन सा डेटा संग्रह लेगा, निर्णय लेना। लेकिन परिकल्पना का निर्माण और पुच्छ अनुच्छेद का चयन ये बिल्कुल भी शोध डिज़ाइन में नहीं आता है, ठीक है। इनमें से किसे असंभाव्यता प्रतिचयन पद्धति, जिसको नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहा जाता है। तो आप देखे होंगे हर साल प्रोबेबिलिटी या नॉन प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछता है। तो ये असंभाव्यता प्रतिचयन बोल रहा है कौन सा, इनमें से किसे कहा जाता है? तो सामान्य यादृच्छिक प्रतिचयन, जिसको सिंपल रैंडम बोलते हैं, बी मात्रात्मक प्रतिचयन, डायमेंशन सैम्पलिंग, स्नोबॉल प्रतिचयन, स्नोबॉल सैम्पलिंग, गुच्छ प्रतिचयन, क्लस्टर जिसको बोलते हैं, कोटा को कोटा ही बोलते हैं, नैन स्तरीकृत प्रतिचयन को स्ट्रेटिफाइड कहते हैं। तो यहाँ कूट दिया हुआ है, आपको उससे मिलान करना है। तो जैसे कि आप देख ले हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी 2, 3 और 5। तो आप देखो यहाँ पे 2 डायमेंशन सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग और कोटा। तो ये डायमेंशन स्नोबॉल और कोटा यानी SSQ, ये क्या है? ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। क्या है? नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। बाकी जो बचा सामान्य, यानी सामान्य यादृच्छिक, जिसको सिंपल रैंडम कहते हैं, सिंपल रैंडम, ठीक है। उसके बाद आपका क्लस्टर, ठीक, इसके बाद आपका आ जाएगा स्ट्रैटिफाइड, ये क्या होगा? SSC, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक। चलिए अब निम्नलिखित शोध अध्ययनों में से किसमें सामान्यीकरण के निरूपण की अपेक्षा व्याख्या और अर्थ पर अधिक ध्यान दिया जाता है? ऐतिहासिक अध्ययन, सर्वेक्षण अध्ययन, दार्शनिक अध्ययन, निर्जातीय अध्ययन, प्राकल्पना निगमन अध्ययन या कार्योत्तर अध्ययन। तो यहाँ कूट दिया हुआ है, देखो आप, ए में बोल रहा है 1 होगा, 2, 1, 2, 3 होगा। तो कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका जो होगा वो डी हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी ऐतिहासिक अध्ययन, दार्शनिक अध्ययन और निर्जातीय अध्ययन। ऐतिहासिक, दार्शनिक और निर्जातीय अध्ययन ये क्या है? तो सामान्यीकरण के निरूपण में क्या बोल रहा है? शोध में के अध्ययन में किस में सामान्यीकरण के निरूपण की अपेक्षा व्याख्या और अर्थ, तो इसमें अर्थ और मीनिंग पे किस में दिया जाता है? ऐतिहासिक अध्ययन, दार्शनिक अध्ययन, ठीक है, और निर्जातीय अध्ययन, इसमें मीनिंग पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जब एक शोधकर्ता अपने स्वयं के अनुसंधान के भीतर किसी और के वाक्यांशों या पाठ को इंटरलेस करता है, तो इस तरह की साहित्यिक चोरी को क्या कहा जाएगा? शोध आधारित चोरी कहा जाएगा,
स्व साहित्य चोरी कहा जाता है। तो ये स्रोत आधारित चोरी क्या होता है? स्रोत आधारित कि जैसे कि आपने जब रिसर्च किया, रिसर्च के दौरान आपको याद नहीं है कि आपने ये कहाँ से इंफॉर्मेशन लिया, और लास्ट में जब संदर्भ में लिखा जाता है ग्रंथ में, तो उसमें आपने बुक का नाम नहीं पता तो आपने एबीसी या कुछ भी लिख दिया, तो वो ये जो होता है स्रोत आधारित चोरी में आता है। और स्व साहित्य चोरी जिसको ऑटो प्लेगरिज्म कहते हैं, यानी खुद का जो होता है। नेक्स्ट आपका होता है पैराफ्रेजिंग साहित्य चोरी। इसमें क्या होता है कि आइडिया, आपने किसी के आइडिया को लिया और वही शब्द आइडिया को लेके आपने अपने वही शब्द में अपने शब्दों में उसको लिख दिया, तो ये पैराफ्रेजिंग साहित्य चोरी है, मतलब आइडिया को किसी का लेना। एंड मोज़ाइक साहित्य चोरी जो है, मोज़ाइक साहित्य चोरी क्या है? तो मोज़ाइक साहित्य चोरी यही होता है। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इसमें तब मोज़ाइक साहित्य चोरी होगा, यानी डी हो जाएगा मोज़ाइक साहित्य। तो फ्रेंड्स मोज़ाइक साहित्य चोरी में क्या होगा कि आपने पहले अपने कुछ विचार दिए, फिर आपने किसी और के कोडिंग मतलब किसी और के वाक्यांश को दिए, फिर आपने अपने दिए, तो इस तरह की साहित्यिक चोरी को हम लोग क्या बोलेंगे? मोज़ाइक साहित्य चोरी बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है परिमाणात्मक शोध प्रतिमान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन प्रतिदर्श या प्रतिचयन विधियों को वरीयता दी जाती है? तो किसको दी जाएगी? तो देखिए, साधारण यादृच्छिक प्रतिचयन जिसको सिंपल रैंडम बोलते हैं, स्तरित प्रतिचयन यानी स्ट्रैटिफाइड, अनुपातिक जिसको कोटा भी बोलते हैं अनुपातिक प्रतिचयन को, स्नोबॉल प्रतिचयन, एंड व्यवस्थित प्रतिचयन जिसको बोलते हैं सिस्टमैटिक सैंपल। तो क्या इसमें देखिए जैसे ऑप्शन दिया है ए बी ई, तो इस प्रकार से दिया हुआ। तो यहाँ आपको क्या पूछ रहा है? परिमाणात्मक शोध प्रतिमान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन प्रतिदर्श प्रतिचयन विधियों को वरीयता दी जाती है? तो परिमाणात्मक शोध में क्या हो जाएगा, यानी आपको पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी में, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी साधारण यादृच्छिक प्रतिचयन। ठीक है, उसके बाद आपका होगा स्तरित प्रतिचयन जिसको स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग कहते हैं। देन हो जाएगा आपका व्यवस्थित प्रतिचयन, तो यानी आपका क्या होगा? देखिए सिंपल रैंडम, ठीक है, तो एस साधारण यादृच्छिक प्रतिचयन, स्तरित को स्ट्रैटिफाइड कहते हैं और व्यवस्थित को सिस्टमैटिक कहते हैं, यानी SSS। ये क्या है? ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आता है, आपको मैंने कहा। बाकी जो देखिए बचा, यानी वो क्या हो जाएगा? कोटा अपना भी इसके पहले मैंने दिखाया था आपको, एंड स्नोबॉल प्रतिचयन, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नॉन प्रोबेबिलिटी। क्या होगा? कोटा और स्नोबॉल जो है नॉन प्रोबेबिलिटी में आएगा, लेकिन ट्रिपल एस किस में आएगा? प्रोबेबिलिटी में आएगा। आप हमेशा याद रखना, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग एंड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। ओके, तो ये क्वेश्चन अगर आपको पूछता है तो ये देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आई थिंक आप लोगों का। शोध में प्रवेश की परीक्षा, ठीक है, शोध में प्रवेश की परीक्षा स्क्रीनिंग के लिए नीति निर्माण में संवैधानिक उपबंधों को नकारा नहीं जा सकता। कथन 2 में है, शोध डिग्री प्रदान करते समय सभ्यता के हित हेतु अल्पसंख्यक कोटे का संरक्षण किया जाना चाहिए। तो देखिए इसका क्या होगा? कथन 1 सही है, परंतु कथन 2 जो है वो बिल्कुल गलत है। कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है, क्योंकि जब शोध करते हैं तो किसी भी इसमें क्या होना चाहिए, किसी को भी इसमें देखिए बोल रहा है अल्पसंख्यक कोटे का ध्यान रखा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपका शोध जो है सभी के लिए इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, स्वतंत्र परिमार्जक और आश्रित चरों के मध्य नियंत्रण द्वारा कारणात्मक संबंध स्थापित करने पर केंद्रित शोध पद्धति कहलाती है। क्या कहलाएगी? कार्योत्तर पद्धति जिसको बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, सर्वेक्षण पद्धति सर्वे मेथड, व्यष्टिक अध्ययन पद्धति केस स्टडी मेथड, प्रयोगात्मक पद्धति एक्सपेरिमेंटल। मैंने ना फ्रेंड्स आप प्लेलिस्ट पे जाके यूजीसी नेट पेपर 1 वाले वीडियो देख सकती हैं। मैंने इसमें सारे मेथड्स करवाए हैं जो भी हैं रिसर्च के, तो आप एक बार जाके ज़रूर देखना, उसमें मैंने कंसेप्ट क्लियर किया है, समझाया है।
तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए इसका जो होगा वो डी हो जाएगा। क्या होगा, डी, यानी स्वतंत्र परिमार्जक और आश्रित चरों के मध्य नियंत्रण द्वारा कारणात्मक संबंध स्थापित करने पर केंद्रित शोध पद्धति क्या कहलाएगी, प्रयोगात्मक पद्धति, एक्सपेरिमेंटल मेथड कहलाएगा। आप यहाँ देखना कॉजेज बोल रहा है, ठीक है, कारणात्मक संबंध का, तो ये ध्यान रखना। और जो एक्सपेरिमेंट है वो कारणात्मक पर ही ध्यान देता है, तो इसलिए इसका एक्सपेरिमेंटल हो जाएगा, ठीक है। कॉजेज एंड इफेक्ट वेरिएबल कंट्रोल करता है इसमें, एक्सपेरिमेंटल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं शोध में आश्रित चर का सर्वोत्तम वर्णन करती है। तो आश्रित चर का यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, तो यह कारण कार्य संबंध में कारक है, पहला दिया हुआ है। यह कारक कार्य संबंध में प्रभाव है। यह वह स्थिति या विशेषता जिसमें प्रयोगात्मक अध्ययन में हेरफेर किया जाता है। यह वह चर है जिसे नियंत्रण में रखा जाता है। यह एक प्रकार का अनुक्रिया चर है। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका देखिए 1 और 3 होगा, यानी यह कारण कार्य संबंध में कारक है और यह वह स्थिति या विशेषता है जिसमें प्रयोगात्मक अध्ययन में हेरफेर किया जाता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या किया जाएगा, बोल रहा है हेरफेर किया जाएगा, तो ये विशेषता हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फिश बाउल ड्रॉ किसकी एक विधि है। तो फिश स्वतंत्र प्रतिदर्श चयन का, संरक्षित प्रतिदर्श का और यादृच्छिक प्रतिदर्श चयन का, या यादृच्छिक प्रतिदर्श चयन का। तो फ्रेंड्स इसका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। फिश बाउल ड्रॉ जो है ये यादृच्छिक प्रतिदर्श चयन की एक क्या है, विधि है। फिश बाउल ड्रॉ क्या है, एक विधि है। प्रयोगात्मक शोध आधारित अध्ययनों में सांख्यिकी विश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किस चर पर किया जाता है। निराश्रित चर, आश्रित चर, परिनियामक चर या नियंत्रण चर। तो फ्रेंड्स इसका क्या होगा, बी होगा, आश्रित चर। प्रयोगात्मक शोध जो है आधारित अध्ययन में सांख्यिकी विश्लेषण के लिए आश्रित चर पर किया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम का जो लिंक दिया हुआ है वो आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैं जो भी इम्पोर्टेंट्स नोट्स होते हैं मैं डाल देती हूँ, वहाँ से आप मेरे नोट्स ले सकते हो और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप इसे जो है सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे एंड लाइक कर दे, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो क्वेश्चन बच्चे, मैंने आपको कहा था 50 क्वेश्चन का मैं ये आपको करवा रही थी मास्टर वीडियो, तो जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूँगी, ताकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है और आप भी पूरे वीडियो को देख नहीं पाओगे, इसलिए मैं जो है आधा बनाई हूँ। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले कि जैसे ही मैं इसका पार्ट 2 अपलोड करूँ तो आप जो है सबसे पहले आप तक मेरे इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन पहुँच सके फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू।